स्वागत है आपका। आज हम आपको डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के विषय विज्ञान और विज्ञान के इस एक वीडियो में आपको 2018 से 2023 तक के सभी लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करा देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। समझते हैं। प्रश्न नंबर 12 से आपके लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं और ये प्रश्न हमने लिखे हैं, प्रश्न और उत्तर तो दोनों दिखाते हैं आपको और यहीं से समझाते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे, ये प्रश्न नंबर 12 है, 2 नंबर का प्रश्न है। इसी प्रकार से आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रकाश संश्लेषण और शोषण में अंतर लिखिए। तो है, एक तरफ लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण, दूसरी तरफ लिखेंगे शोषण। प्रकाश संश्लेषण में लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 और H2O के मध्य क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मध्य क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। शोषण में क्या होता है? शोषण में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप H2O तथा CO2 बनती है। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। और प्रकाश संश्लेषण में देखते हैं दूसरा पॉइंट। प्रकाश संश्लेषण एक रचनात्मक क्रिया है, शोषण एक नाशात्मक क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण से सौर ऊर्जा के प्रयोग से भोजन बनता है। शोषण में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। शोषण में क्या होता है कि जो भोजन है उसके ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। और प्रकाश संश्लेषण में जो सौर ऊर्जा होती है, जो सूर्य की ऊर्जा है, उससे क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है। ठीक है, हरे पेड़ पौधे भोजन का निर्माण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लवण किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? अम्लीय लवण का उदाहरण दीजिए। तो आप लिख सकते हैं लवण के बारे में कि वह यौगिक जिसके रासायनिक संगठन में अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के मूलक होते हैं। यानी वह यौगिक जिसके रासायनिक संगठन में अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के मूलक होते हैं, लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। यानी वह यौगिक जिसके रासायनिक संगठन में क्या हो? अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के मूलक हों, वो लवण कहलाता है। उदाहरण में आप लिख सकते हो NaCl, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। लवण के प्रकार, तो लवण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, द्विक लवण। अब यहां से पूछा गया है आपके पेपर में कि अम्लीय लवण किसे कहते हैं। तो अम्लीय लवण में आप लिख सकते हो कि वे लवण जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे यहां से आप उदाहरण में लिख सकते हो NaHCO3 यानी Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, CO3 डाई नेगेटिव। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसका उपयोग समझाइए। तो नाभिकीय ऊर्जा हेडिंग डाल के आप लिख लेंगे कि नाभिक से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो नाभिक से ऊर्जा कैसे प्राप्त होगी? या तो नाभिकीय संलयन द्वारा होगी या नाभिकीय विखंडन द्वारा होगी। तो आप लिख सकते हैं नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग तो विद्युत उत्पादन में, नाभिकीय रिएक्टर में, तो ये आप इसके उपयोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए? तो संतुलित आहार
संतुलित आहार, इसका मतलब ये है कि इसमें जो शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए वो सभी हैं, तभी तो हम उसे संतुलित आहार कहेंगे। यानी ऐसा आहार जिसमें क्या है, शरीर के आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक तत्व मौजूद हैं, वही संतुलित आहार है। डेफिनेशन में आप लिख सकते हो कि वह आहार जिसमें आहार के सभी तत्व शरीर की आवश्यकता अनुसार उचित मात्रा में उपस्थित हों, संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार से मतलब संतुलित आहार क्यों आवश्यक है या क्यों लेना चाहिए, तो इससे शरीर शरीर क्या है, शरीर स्वस्थ रहता है, इसलिए संतुलित आहार लेना चाहिए। यदि आप संतुलित आहार लेंगे तो इससे क्या होगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, ठीक है। यानी रोग मुक्त रहोगे यदि संतुलित आहार लोगे तो। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, कोशिका क्या है, पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो पहले आपको कोशिका की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपको पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखना है। जो कोशिका है वो क्या होती है, कोशिका जो होती है वो छोटे छोटे जीवित इकाइयों से मिलकर बनी होती है। जो जो इकाइयां होती हैं वही आपकी कोशिका हैं। जैसे आप हाथ पकड़ के देखेंगे तो वहां पर आपको महसूस होगा। तो मानव शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों से मिलकर बना है। इन इकाइयों को कोशिका कहते हैं। इन इकाइयों को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। अब समझते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका। कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो पादप कोशिका होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके ऊपर आप देखते हो छाल होती है, ठीक है, तो वो क्या है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। दूसरा पॉइंट, पादप कोशिका में पर्णहरित पाया जाता है। जंतु कोशिका, तो इसमें आप देखेंगे कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, पर्णहरित नहीं पाया जाता है, तो ये अंतर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्सर्जन किसे कहते हैं, मानव के उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो उत्सर्जन समझते हैं, जीवों के शरीर से जीवों के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। चित्र की जितने भी इसमें चित्र आएंगे वो सभी आपको जो पीडीएफ है वो ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर। सभी छात्र व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप पर ही हम लिंक दे देंगे, तो वहां से आप पीडीएफ देख सकते हैं, ठीक है। ऐप की लिंक दे देंगे तो वहां से आप पीडीएफ देख सकते हैं। सभी चित्र जितने भी चित्र होंगे सभी की पीडीएफ बना के हम डाल देंगे, जो एक बार में रिवीजन आप कर लें। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताना है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि जैसे हम कहें बर्फ, यानी जल से क्या है, बर्फ का बनना, बर्फ, वर्ष नहीं बर्फ, बर्फ का बनना। अब बर्फ से फिर जल बन जाएगा, तो ये भौतिक क्रिया है। अगर हम कहें दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, अब एक बार दूध से दही बन गया, अब दही से दूध नहीं बनेगा। तो भौतिक परिवर्तन, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। जो भौतिक परिवर्तन होता है इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना, यानी जल से बर्फ बनी है, बर्फ से फिर जल बन जाएगा। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। जैसे दूध से दही बन गया, अब दही से दूध पुनः नहीं बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट भौतिक परिवर्तन में देखते हैं, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। यह परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी होता है। कि परिवर्तन का जो कारण है उसे यदि हम हटा देंगे तो जो आपका जो पदार्थ है वो अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। यह परिवर्तन स्थायी होता है। कौन सा, रासायनिक परिवर्तन। इसमें यदि जो परिवर्तन का कारण है वो हटा दो तब भी पदार्थ मूल अवस्था में नहीं आएगा। भौतिक परिवर्तन में इसमें पदार्थ के गुण नहीं बदलते हैं। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें पदार्थ के जो गुण होते हैं वो नहीं बदलते हैं।
और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ के गुण बदल जाते हैं। पदार्थ के गुण क्या है, बदल जाते हैं। जैसे दूध है, दूध के गुण अलग होंगे, दही का गुण अलग होगा, तो ये गुण बदल जाते हैं। नेक्स्ट पेपर है 2019 का पेपर है, इसे समझते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है? तो आपको उत्तर डाल के लिखना होगा। उत्तर नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा एटीपी के रूप में निकलती है। यानी हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा निकलती है। इसलिए कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इस प्रकार आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है, भास्मिक ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो आप लिख सकते हैं, धातुओं और ऑक्सीजन के संयोग से भास्मिक ऑक्साइड बनते हैं, जो पानी में घुलकर क्षार बनाते हैं। तो धातु है आपकी MgO और ऑक्सीजन है O2, तो संयोग से क्या बन रहा है, ये भास्मिक ऑक्साइड है 2MgO। और MgO प्लस H2O, तो ये क्या बनना है, क्षार बनना है MgOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका फसल चक्र, और ये वीडियो आपकी रिवीजन के लिए है। जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनकी जो हम आपको 2018 से 2023 तक की पेपर हल करके समझा रहे हैं, ये रिवीजन के लिए हैं। पेपर टाइम आपको कम समय में रिवीजन करने में इससे मदद मिलेगी। यदि डिटेल में आपको पढ़ना है तो टॉपिक ही पढ़ने होंगे, ठीक है। यहाँ से समझते हैं फसल चक्र फसल चक्र से क्या लाभ है। तो फसल चक्र क्या होती है, एक फसल के बाद दूसरी फसल इस प्रकार बोना कि जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे। तो उससे क्या होगा, लाभ क्या होगा, उससे ये होगा जैसे आपने कोई अधिक खाद वाली फसल की तो उसके बाद आप कम खाद वाली फसल करेंगे, यानी कम खाद डालनी पड़ेगी। आपने अधिक निराई गुड़ाई वाली फसल की तो उसके बाद कम निराई गुड़ाई वाली फसल करो। तो उससे क्या है, पहली बात तो ये है कि भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी या उर्वरा शक्ति है वो कम नहीं होगी। दूसरी, प्रत्येक फसल के बाद आपको खाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और भूमि में जो पोषक तत्व हैं उनका भी संतुलन बना रहेगा और फसल की पैदावार में भी वृद्धि होगी। तो इस प्रकार आप समझ के लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसका उपयोग समझाइए। ये 2018 में भी प्रश्न पूछा गया है। तो नाभिकीय ऊर्जा के यानी नाभिक से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। जो यानी नाभिकीय संलयन या फिर नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ही हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग देखेंगे तो विद्युत उत्पादन में, नाभिकीय रिएक्टर में, विद्युत उत्पादन में और नाभिकीय रिएक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 16, संतुलित आहार किसे कहते हैं, हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, ये भी प्रश्न क्या है, रिपीट हुआ है। तो संतुलित आहार आप लिख सकते हैं, वह आहार जिसमें भोजन के सभी तत्व शरीर की आवश्यकता अनुसार उचित मात्रा में उपस्थित हों, संतुलित आहार कहलाता है। क्या कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। शरीर तथा मस्तिष्क स्वस्थ रखने के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। इसमें यह पूछा गया है कि हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए। तो शरीर तथा मस्तिष्क स्वस्थ रखने के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए निम्न उपाय करना चाहिए। बाढ़ आ गई, ठीक है, तो क्यों आई है, क्योंकि वनों की कटाई की गई है, तो वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। उद्योगों से निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा कम करनी चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं सूखा है, ये भी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। जब वन कटेंगे तो वर्षा होगी नहीं, तो उससे भी आप देखेंगे ये
वायुमंडल में क्या है, CO2 की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो वहाँ पर भी दिक्कत होगी। ठीक है, तो जंगल की कटाई को रोकना चाहिए, खेतों की मेड़बंदी करना चाहिए। भूकंप वगैरह भी, ये भी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं, तो इससे संबंध भी आप पॉइंट बना के लिख सकते हो। तो यहाँ पर यही पूछा गया है, प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, अपने अनुसार भी पॉइंट आप बना के लिख सकते हो। ऐच्छिक एवं अनैच्छिक पेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ऐच्छिक पेशी है, यानी जिन पेशियों को हम अपनी इच्छानुसार गति करा सकते हैं, जिन पेशियों को हम अपनी इच्छानुसार गति करा सकते हैं उन्हें ऐच्छिक पेशी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, ऐच्छिक पेशी कहते हैं। अनैच्छिक पेशी, जिन पेशियों को हम अपनी इच्छानुसार गति नहीं करा सकते हैं उन्हें अनैच्छिक पेशी कहते हैं। तो इस प्रकार ऐच्छिक पेशी यानी इच्छानुसार गति करा सकते हैं, अनैच्छिक पेशी इच्छानुसार गति नहीं करा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप दोनों में अंतर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेपर है 2020 का पेपर, इसे समझते हैं। ये आपका 2020 का पेपर है कि नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं। तो आप देख रहे हो ये प्रश्न, यहाँ से देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 से देखते हैं, क्योंकि ये अतलगुत्ती प्रश्न थे। यहाँ से देखते हैं, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। तो भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित तो स्पष्ट कीजिए। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन हेडिंग डाल लेंगे। भौतिक परिवर्तन में आप लिखेंगे इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन में लिखेंगे यह परिवर्तन अस्थायी है, रासायनिक परिवर्तन में लिखेंगे यह परिवर्तन क्या है, स्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन में लिखेंगे कि इसमें पदार्थ के भार में कोई अंतर नहीं आता है, जो पदार्थ का भार होता है उसमें कोई अंतर नहीं आता है। उदाहरण में आप लिख सकते हो, जल से बर्फ बनना। ठीक है, जल से बर्फ बनना। इसमें लिख सकते हो दूध से दही बनना। तो यहां से आप देखेंगे, यहां से क्या देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन में देखेंगे इसमें पदार्थ के भार में अंतर आता है। ठीक है, उदाहरण में ये लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा प्रदूषण के स्रोत एवं प्रभाव आपको लिखने हैं। तो मृदा प्रदूषण के स्रोत क्या हैं, यानी मृदा मिट्टी में प्रदूषण कहाँ से हो रहा है। तो आप ये कहेंगे कि रासायनिक उर्वरक, जो खेत में रासायनिक जो उर्वरक हैं उनको मिलाया जा रहा है, उससे मिट्टी में क्या है, अधिक अधिक यदि उर्वरक मिलाएंगे तो मृदा प्रदूषण होगा। समझते हैं, मृदा प्रदूषण के स्रोत, यानी मृदा में किसके कारण प्रदूषण हो रहा है। तो रासायनिक उर्वरक अधिक यूज करेंगे तो, कीटनाशक दवाई अधिक प्रयोग करेंगे तो, और औद्योगिक जो अपशिष्ट हैं वो यदि मिट्टी में मिल जाएंगे तब भी होगा मृदा प्रदूषण। प्लास्टिक है, कांच है, रबड़ है, ये सभी अगर मिट्टी में मिलेंगे तो मृदा प्रदूषण होगा। मृदा प्रदूषण के प्रभाव क्या होंगे कि जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाएगी, फसल की पैदावार कम होगी। इस प्रकार से आप बना के भी अपनी तरफ से लिख सकते हो। नेक्स्ट है, मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र। तो ये PDF में हम आपको दे देंगे, सभी जितने भी आए हुए चित्र हैं। यहाँ से समझते हैं, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, एक तरफ प्रोकैरियोटिक दूसरी तरफ यूकैरियोटिक, दोनों ही समझते हैं कि इसमें केंद्रक कला नहीं होता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कला नहीं होता है, लैंगिक जनन नहीं होता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक में लैंगिक जनन नहीं होता है, केंद्रक कला नहीं होती है। जो राइबोसोम होते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक में आप कौन कौन आएगा, जीवाणु हैं, नीले हरे शैवाल, ये प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हैं। यूकैरियोटिक को समझते हैं, इसमें केंद्रक कला होता है, लैंगिक जनन होता है, यानी केंद्रक कला भी होता है, लैंगिक जनन भी होता है। जो राइबोसोम है वो 80S प्रकार के होते हैं। जो राइबोसोम हैं वो किस प्रकार के होते हैं, 80S प्रकार के होते हैं। जैसे जंतु तथा पौधे
ये किसके उदाहरण हैं? यूकैरियोटिक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट समझते हैं उत्तोलक क्या है, इसके प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। तो पूरा ही टॉपिक पूछ लिया है। तो उत्तोलक यह एक सीधी छड़ होती है। यह क्या होती है? एक सीधी छड़ होती है जो एक स्थिर बिंदु के चारों ओर घूम सकती है। जो एक क्या है? स्थिर बिंदु के चारों ओर घूम सकती है। किसे? इसे ही उत्तोलक कहते हैं। तो यह एक सीधी छड़ होती है। उत्तोलक क्या है? एक सीधी छड़ होती है जो एक स्थिर बिंदु के चारों ओर घूम सकती है। उत्तोलक के प्रकार तो मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। प्रथम वर्ग का उत्तोलक, इसमें क्या होता है? आलंब बीच में होता। किसके? आयास और भार के। इसमें क्या होता है? आलंब बीच में होता है। ये बीच में क्या है? आलंब। अब यहां से ये समझना है, उदाहरण में जैसे कैंची है, तुला तुला है, कैंची है, ये प्रथम वर्ग के उत्तोलक के उदाहरण हैं और यही पूछा गया था। आपके प्रश्न में प्रकार बताने हैं और उदाहरण भी आपको बताने हैं। नेक्स्ट समझते हैं द्वितीय वर्ग के उत्तोलक। तो जो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक होते हैं, इसमें भार, जो भार होता है, ये ट्रिक है। प्रथम प्रकार में आलंब बीच में होगा, द्वितीय प्रकार के में भार बीच में होगा। किसके? आयास और आलंब के। जैसे सरौता है, नींबू निचोड़ने की मशीन है, ये उदाहरण हैं आपके द्वितीय वर्ग के उत्तोलक के। तो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में आपने देखा भार बीच में था। प्रथम वर्ग के उत्तोलन में आलंब बीच में रहेगा। तो ये ट्रिक है। अब बचा हमारे पास क्या है? यानी आलंब हो गया, भार हो गया, तो अब बचा आयास है। तो तृतीय प्रकार के जो उत्तोलक हो गए, तो उसमें आयास बीच में होगा। किसके? भार और आलंब के। ठीक है। तो उदाहरण में आप लिख सकते हो चिमटा है, स्टेपलर है, ये सभी। तो ये ट्रिक है। आप देखोगे आलंब, भार, आयास, इस प्रकार से याद कर लो। आलंब, भार, आयास, इस प्रकार से आप याद कर लो। ठीक है। आलंब, भार, आयास। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये इस प्रकार से डेफिनेशन बना सकते हो कि आलंब बीच में आए किसके? अब दो बचे हमारे पास, भार और आयास के। जब भार बीच में आए किसके? आलंब और आयास के। जब आयास बीच में आए आलंब और भार के। इस प्रकार डेफिनेशन बना सकते हो। नेक्स्ट है निम्नलिखित के सूत्र एवं एक एक उपयोग लिखिए। व्यंजक चूड़, बेकिंग सोडा, धावन सोडा। तो व्यंजक चूड़ है, इसका जो सूत्र है, रासायनिक सूत्र पूछा गया है, CaOCl का होल ट्वाइस, ये होगा इसका उपयोग। इसका उपयोग पीने के पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? पीने के पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। जो बेकिंग सोडा है, इसका जो सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3, ये सूत्र होता है। उपयोग कहाँ करते हैं? बेकिंग सोडे का खाने की वस्तुओं में होता है। नेक्स्ट है आपका धावन सोडा, Na2CO3, यानी इसका उपयोग कपड़े धुलाई में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? कपड़े धुलाई में। ठीक है। नेक्स्ट है संतुलित आहार क्या है? मनुष्य के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक है? ये है। यहाँ से समझते हैं संतुलित आहार कि वह आहार जिसमें आहार के सभी तत्व, शरीर की आवश्यकता के अनुसार, किसके अनुसार? शरीर की आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में उपस्थित हों। शरीर की आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में उपस्थित हों, संतुलित आहार कहते हैं। मनुष्य का शरीर तथा मस्तिष्क स्वस्थ रहे, इसलिए संतुलित आहार आवश्यक है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, और 2021 का पेपर है, तो यहाँ से उत्तर लिखे हैं। एक बार हम प्रश्न देख लेते हैं। 2021 का पेपर है। ये आपका 2021 का पेपर है विज्ञान का, और हम देख रहे हैं लघुत्तरी प्रश्न। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? ये पूछा गया है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो यहाँ से समझते हैं।
तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। क्रंदक जिसे छेदक कहते हैं, रदनक जिसे भेदक कहते हैं, अग्रचवर्णक और चवर्णक। एक एक करके इन्हें समझते हैं। यह है आपका क्रंदक। इन्हें काटने वाले दांत भी कहते हैं। जो सामने के दांत आपको दिखाई देते हैं वही हैं। तो ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। जब कोई हम फल खाते हैं तो वो सामने से जो काटने के काम आते हैं वही हैं। ये दांत धारदार होते हैं। इनकी संख्या 4-4 होती है। यानी सामने जो आपके दिख रहे हैं ना, 4 ऊपर 4 नीचे, 2 जबड़े हैं, 4-4 यानी 8 हो गए। रदनक, इन्हें चीड़ फाड़ करने वाले दांत भी कहते हैं। ये भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। इन दांतों की संख्या 2-2 होती है। यानी 2 ऊपर वाले जबड़े में और 2 नीचे वाले जबड़े में। ठीक है। जो नुकीले टाइप के आप देखते हो वो दांत मनुष्य में कम नुकीले होते हैं, जानवर में अधिक। जैसे कुत्ता है या और भी जो मांसाहारी जंतु होंगे उनमें नुकीले टाइप के जो दिखाई देंगे, सामने 4 के बाद उसके बाद जो 2-2 दिखाई देंगे वही। ठीक है। जैसे ये सामने के जो आपके 4 हैं, ये 4 हैं, इसके बाद जो दांत आपको इस प्रकार से दिखाई देंगे, ठीक है, 2-2 इस प्रकार से, तो ये होंगे आपके। नेक्स्ट समझते हैं अग्रचवर्णक। इसका कार्य भोजन को कुचलना होता है। इसका कार्य क्या है? भोजन को कुचलना होता है। इनकी संख्या 4-4 होती है। इनकी संख्या क्या होती है? 4-4 होती है। नेक्स्ट है चवर्णक। नेक्स्ट क्या है? चवर्णक। इसका कार्य या इसका मुख्य कार्य भोजन को चबाना होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन को चबाना होता है। इनकी संख्या 6-6 होती है। ठीक है। कितनी होती है? 6 ऊपर वाले जबड़े में और 6 नीचे वाले जबड़े में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। तो आप यहाँ से देखेंगे भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन, उससे ही प्रश्न है। कहाँ गया? भौतिक परिवर्तन तथा, ये है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के पहले देख लेते हैं। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। इसमें पदार्थ के भार में अंतर नहीं आता है। इसमें पदार्थ के गुण नहीं बदलते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन समझते हैं। इसमें नया पदार्थ बनता है। इसमें क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। यह परिवर्तन स्थायी होता है। यह परिवर्तन क्या है? स्थायी होता है। इसमें पदार्थ के भार में अंतर आता है। इसमें क्या होता है? पदार्थ के भार में अंतर आ जाता है। इसमें पदार्थ के गुण बदल जाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया था, दूध से दही बनना। और इसमें भौतिक परिवर्तन में आप लिख सकते हो जल से बर्फ बनना। जल से बर्फ बनना, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है जीव कोशिका का चित्र बनाना है। तो ये चित्र हम पीडीएफ में देंगे, जो ऐप पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव। ये प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव। किधर गया हानिकारक वाला? ये देखते हैं। ये आपका था जीव कोशिका का नामांकित चित्र। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव बताइए। तो यहाँ पर देखेंगे जो ध्वनि प्रदूषण है, तो यदि आप देखते हो डीजे कहीं बजे, तो जिनकी एज ज़्यादा होती है यानी बुजुर्ग आदमी होंगे, उन्हें उससे दिक्कत होती है। ठीक है। तो आप देखेंगे सुनाई कम देना, सिर दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना, इससे उच्च रक्तचाप होता है। यदि किसी को दिल की बीमारी है, ठीक है, तो या फिर हार्ट अटैक वगैरह कभी आए हैं, तो डीजे वगैरह या लगातार तेज आवाज़ में कहीं साउंड बज रहा है तो उन्हें दिक्कत होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है नाभ की ऊर्जा। नाभ की ऊर्जा से प्रश्न है कि नाभ की ऊर्जा क्या है। तो यहाँ से समझेंगे नाभ की ऊर्जा। तो नाभिक से प्राप्त ऊर्जा को नाभ की ऊर्जा कहते हैं। जो ऊर्जा नाभिक से प्राप्त होती है उसे नाभ की ऊर्जा कहते हैं। जैसे नाभ की संलयन तथा नाभ की विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे नाभ की ऊर्जा कहते हैं। इसे भी आप लिख सकते हैं कि जो ऊर्जा नाभ की संलयन से या नाभ की विखंडन से प्राप्त होती है उसे नाभ की ऊर्जा कहते हैं।
प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया है कि धातुओं की 4 विशेषताएं बताइए। धातुओं की कितनी विशेषताएं? 4 विशेषताएं बतानी हैं। तो आप लिख सकते हो धातुओं की 4 विशेषताएं। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं प्राय चमकीली होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? प्राय चमकीले होती हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। इनमें विद्युत धारा प्रभावित हो जाती है। या फिर ऊष्मा का उदाहरण इस प्रकार समझ सकते हैं, कोई लोहे की छड़ है, उसे यदि एक सिरा गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। तो ऊष्मा की सुचालक है। इसी प्रकार विद्युत धारा इसमें प्रभावित हो जाएगी। यदि आप कोई भी धातु है उसे यानी लाइट में लगाएंगे तो करंट आ जाएगा। धातुओं को हथौड़े से पीटने पर पतली चादर के रूप में बदला जाता है या बदल सकते हैं, या फिर वो बदल जाती है। जैसे लोहार आप देखते हैं, लोहा धातु है, लोहे को गर्म करके पीट पीट के उसे चादर के रूप में भी बना देता है, या फिर उससे कोई औजार भी बना देता है। धातुओं को खींचकर तार के रूप में भी बनाया जा सकता है। धातुएं प्राय कठोर होती हैं। धातुएं साधारणतः, ठीक है, कठोर होती हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, लेकिन 99% जो बात होती है उसे ही सत्य माना जाता है। नेक्स्ट इसमें समझते हैं प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा। जो आपदा प्रकृति से प्राप्त होती है वही प्राकृतिक आपदा, और मानव के क्रियाकलाप के कारण जो प्राकृतिक आपदा आई है वो मानव निर्मित है। तो आप देखेंगे भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है, तो ये सभी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आती हैं। तो एक एक करके इनमें अंतर समझते हैं, क्या क्या अंतर है। प्राकृतिक आपदा, जो आपदा प्रकृति से प्राप्त होती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप है, सूखा है, बाढ़ है, भूस्खलन है, सुनामी है। इस आपदा का कारण प्रकृति है। इस आपदा का यानी प्राकृतिक आपदा है तो इसका कारण क्या है? प्रकृति है। मानवकृत आपदा, जो आपदा मानव द्वारा निर्मित होती है उसे मानवकृत आपदा कहते हैं। जैसे परमाणु आपदा, जैविक आपदा, ये मानव की सुरक्षा के लिए भी हैं। मानव क्या है? यानी ये मानव द्वारा निर्माण की हुई आपदा हैं। जब एक देश से दूसरे देश में लड़ाई होती है तो परमाणु बम छोड़ दिया जाता है, तो ये परमाणु आपदा ये मानवकृत आपदा है, जिससे लाखों व्यक्ति, जानवर, जीव जंतु सब मारे जाते हैं। इस आपदा का कारण कौन है? मानव है, क्योंकि इसे मानव ने निर्माण किया है, तो आपदा का कारण भी वही है। नेक्स्ट है आपका 2022 का पेपर, और 2022 का पेपर देखते हैं यहाँ से 12 नंबर प्रश्न से, कि ऊर्जा संरक्षण का नियम बताना है। क्या बताना है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ये है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है। फिर क्या कर सकते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो। यही आपको लिखना है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना तो नष्ट की जा सकती है, किंतु ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ज्वालामुखी क्या है? ये कितने प्रकार की होती हैं? ज्वालामुखी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्वालामुखी क्या है? पृथ्वी पर बना हुआ एक दरार या छेद है जिससे समय समय पर लावा निकलता है, और 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो इसे समझते हैं। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी हेडिंग डाल के लिखेंगे। ज्वालामुखी पृथ्वी पर बना हुआ वह दरार या छेद है। क्या है? दरार या छेद है। वह दरार या छेद है जिससे होकर समय समय पर पृथ्वी के अंदर से तप्त लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार, तो ज्वालामुखी के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। ज्वालामुखी का मानव जीवन पर प्रभाव। ज्वालामुखी का क्या है? मानव जीवन पर प्रभाव। तो क्या प्रभाव पड़ता है कि ज्वालामुखी विस्फोट से मानव जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे भूकंप है, भूस्खलन है, मृदा का बहाव है, ये सभी ज्वालामुखी के कारण होते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं। प्रश्न नंबर 14, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। समझते हैं प्रश्न नंबर 14, उत्क्रमणीय परिवर्तन। जब किसी परिवर्तन को विपरीत किया जा सकता है उसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। यानी हम इसे भौतिक परिवर्तन भी कह सकते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या कह सकते हैं? भौतिक परिवर्तन। यानी पानी से बर्फ बनी, अब बर्फ से पुनः पानी बन जाएगा, तो ये इसे क्या है, पुनः विपरीत भी कर सकते हैं। पानी का वाष्प में बनना, वाष्प यदि ठंडी हो जाएगी तो पानी फिर बन जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया? नाम चेंज कर दिया है उत्क्रमणीय, लेकिन भौतिक परिवर्तन ही है। अनुत्क्रमणीय, जब वो भौतिक परिवर्तन है तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन मतलब जब किसी परिवर्तन को विपरीत नहीं किया जा सकता है उसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, अब दही से पुनः दूध नहीं बनेगा। कागज का जलना, अगर कागज जल गया है, आप ये कहो जली हुई राख से फिर कागज बना दो, नहीं, तो ये तो जादूगर कर सकता है। और सबसे बड़ा जादूगर आपको पता है कौन है? वो हम सबके भगवान हैं। यहां से देखते हैं, अम्ल वर्षा किन दो ऑक्साइडों के वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके बनती है? अम्ल वर्षा का मछली, मृदा एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अम्लीय वर्षा में क्या होगा? तेजाब की वर्षा हो गई। अम्ल वर्षा सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके बनती है। अम्ल वर्षा से मछली, मृदा और पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अम्ल वर्षा से जल दूषित हो जाता है, जिससे जल में रहने वाली मछली पर इसका प्रभाव पड़ता है। अम्लीय वर्षा से मृदा में अम्लीयता बढ़ जाती है, जिससे कृषि उत्पादकता में कमी आती है। अम्लीय वर्षा के कारण मृदा में यानी मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाती है, जिससे पौधों पर प्रभाव पड़ता है। आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखते हैं। कंकाल तंत्र के कार्य बताने हैं। क्या बताना है? कंकाल तंत्र के कार्य। कंकाल तंत्र के कार्य तो आप लिख सकते हो, कंकाल तंत्र के कार्य, शरीर को आकृति देना। आपके शरीर में जो हम कह सकते हैं शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो हड्डियों से बना है, यानी हम कह सकते हैं कंकाल से बना है। यदि हड्डियां नहीं होंगी तो आप देखेंगे जो आपका शरीर में जो मांस है वो इधर उधर, जब हड्डी नहीं होंगी तो जिस तरफ लेटोगे उसी तरफ सारा आ जाएगा। और फिर दूसरी चीज, आप खड़े कैसे होंगे? वो भी तो आप देखते हो, रीढ़ की हड्डी है उस, या फिर पैर की जो हड्डी है उसके कारण व्यक्ति खड़ा होता है। तो यहाँ पर शरीर को आकृति भी देने का काम करती है कंकाल तंत्र, और शरीर को सहारा भी देता है। शरीर को चलने फिरने में भी सहायक है। शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा देता है। आप देखते हो सामने पसली होती हैं, आपके सीने में क्या होती हैं? पसली होती हैं। वो पसली जो कोमल अंग हैं उनको कवर किए है। यदि कोई सामने से आपको कुछ मारे तो हड्डी या पसली टूटेगी, वहां पर जो हृदय है उसमें चोट नहीं पहुंचेगी, इतनी यकायक नहीं पहुंचेगी। तो ये कोमल अंगों की रक्षा के लिए भी होती है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। इसे समझते हैं, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, इसके कारण एवं रोकने के उपाय पर प्रकाश डालिए। टॉर्च वाला प्रकाश नहीं है, अपने विचार लिखने हैं। मृदा अपरदन वायु, जल एवं अन्य वाहक कारकों द्वारा मिट्टी के कणों के एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होने की जो क्रिया है उसको ही मृदा अपरदन कहते हैं। उसको ही क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के कारण क्या है? किसके कारण मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है? यानी वनों की कटाई हो रही है। वन क्या करते हैं, जो वृक्ष होते हैं उनकी जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती है, जिससे बाढ़ है या और भी कोई कारण है तो उसके कारण मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाती है।
खेतों का समतल न होना, यदि खेत समतल नहीं है, ऊंचे नीचे हैं, तो तेज हवा चलेगी तो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। सही प्रकार की मेड़बंदी न होना, यदि मेड़बंदी नहीं है तो क्या है, जब हवा चलेगी या फिर पानी या किसी के कारण मिट्टी आपके खेत से दूसरे खेत में पहुंच जाएगी। खेतों को परती छोड़ना, यदि खेत को परती छोड़ेंगे, उसमें कोई फसल नहीं करेंगे, तो क्या है, उस उसकी जो मिट्टी है हवा के कारण या फिर जल के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी, बहकर पानी के द्वारा और उड़कर वायु के कारण। मृदा अपरदन के रोकने के उपाय, तो खेतों की मेड़बंदी होनी चाहिए, वनों की कटाई नहीं होनी चाहिए, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, और क्या कर सकते हो, नए वृक्ष लगाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, प्रश्न नंबर 18, तंत्र का ऊतक का नामांकित चित्र बनाइए, इसके कार्य लिखिए। तो यहाँ से हम देखेंगे तंत्र का ऊतक का जो चित्र है वो आपको ऐप पर मिलेगा। यहाँ कार्य देख लेते हैं। शरीर के समस्त अंगों व कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना। तंत्र का ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है। सूचनाओं को संग्रह संग्रह करते हैं और इन्हें पूरे शरीर में भेजते हैं। इसका कार्य पूरे शरीर में सूचनाओं को नियंत्रित करना तथा संप्रेषित करना होता है। ये तंत्र का ऊतक के कार्य हैं। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है आपका 2023 का पेपर। इसमें प्रश्न लिखे हैं, मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके नाम, कार्यों का संक्षेप में समझाइए। कार्यों को क्या करना है, संक्षेप में समझाना है। तो मनुष्य के जो मुख हैं उसमें 4 प्रकार के दांत होते हैं, क्रंदक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। क्रंदक, क्रंदक सबसे आगे के दांत होते हैं जो काटने का कार्य करते हैं। रदनक, रदनक का कार्य भोजन को चीरने एवं फाड़ने का होता है। अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4-4 दांत होते हैं। चवर्णक, चवर्णक भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 6-6 दांत होते हैं। प्रत्येक जबड़े में कितने होते हैं, 6-6 दांत होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका फसल चक्रण। फसल चक्रण कहें या फसल चक्र कहें, यानी हम कह सकते हैं फसल चक्र क्यों अपनाया जाता है, क्योंकि जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे। यदि आप प्रत्येक फसल में खाद देंगे तो भूमि में मिट्टी कम रहेगी और खाद ही खाद रह जाएगी, तो भूमि में फसल पैदा नहीं होगी, भूमि ऊसर हो जाएगी। तो जो पोषक तत्व की कमी हुई है, अगर आप उसी पोषक तत्व को मिट्टी में मिलाएंगे तो पैदावार सही होगी, नहीं तो पैदावार आपकी नहीं होगी, भूमि खराब हो जाएगी। तो फसल चक्र का यही कार्य है कि किसी एक खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल बोना। किस प्रकार बोना है कि जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे, उसे फसल चक्र कहते हैं। ठीक है। यदि आप अधिक खाद वाली फसल बो रहे हैं तो उसके बाद कम खाद वाली, यदि कोई आपने फली वाली फसल की है तो उसके बाद ऐसी फसल करो जो बिना फली वाली हो। यदि कोई आप जड़ वाली फसल कर रहे हैं तो बिना जड़ वाली फसल करो। तो क्रम बदलते रहो, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। ऊर्जा किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। ऊर्जा किसी वस्तु की कार्य करने की जो क्षमता है उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के प्रकार निम्नलिखित हैं, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु द्वारा किए गए यांत्रिक द्वारा यानी यांत्रिक कार्य द्वारा, ठीक है, यांत्रिक कार्य द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक तो गतिज ऊर्जा, दूसरी स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा समझते हैं, किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा
किसी वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है? तो इसमें आप देखेंगे ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप क्या मिलती है? ऊर्जा। इसलिए कोशिका को ऊर्जा गृह कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा एटीपी के रूप में निकलती है। इसलिए कोशिका को ऊर्जा गृह, कोशिका का जो ऊर्जा गृह है, किसका ऊर्जा गृह? कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, धातुओं की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइए। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं, धातुएं प्राय चमकीली होती हैं, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को समझाइए। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। यदि आप प्रीवियस ईयर ही प्रश्न कर लेंगे तब भी आप पास हो जाएंगे। ठीक है, सुनाई कम देना, सिर दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना, उच्च रक्तचाप होना, तो ये ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर परिवार को सचित्र समझाइए। तो चित्र हम आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, दे देंगे। सौर परिवार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उपग्रहों एवं आकाशीय पिंडों के समूह को सौर परिवार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सौर परिवार कहते हैं। तो इस प्रकार ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न 2018 से 2023 तक के कंप्लीट हुए। इस चैनल को सभी छात्र सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। सभी छात्र PS24 क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों। पेपर से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख के जाना, क्योंकि आप देख रहे हो 2022 तक, 18 से 22 तक यदि आपने पेपर देखे, उसके बाद जो 23 का पेपर देखा तो आपको ये लगा होगा कि लगभग प्रश्न रिपीट हुए हैं। ठीक है,